हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईडी की एडिटोरियल क्लास में। कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन है, सर आप कभी कभी फ्रंट पेज आर्टिकल करवाते हो आजकल द इंडियन एक्सप्रेस के, और बहुत दिन आप द हिंदू के एडिटोरियल्स करवाते हो, तो हमें क्या करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए, मेरी ऑनेस्ट राय ये है कि इन दोनों में से क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप रोज करते हो या नहीं करते हो ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग इज द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। इसीलिए मैं वेरिएशन के साथ इन आर्टिकल्स को, एडिटोरियल्स को ला रहा हूं। वीक में 2 दिन फ्रंट पेज और 3 से 4 एडिटोरियल्स, ताकि आपकी रीडिंग में इंटरेस्ट भी बना रहे और दोनों ही डिफिकल्टी लेवल के आर्टिकल्स को आप देखो। फ्रंट पेज इजी होता है, एडिटोरियल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो दोनों ही डिफिकल्ट के आर्टिकल्स को आप अटेम्प्ट कर सको मेरे साथ। अब देखो, वो लोग जो डिमोटिवेटेड होते हैं, ध्यान देना मेरे भाई एक बात को, ये क्विज है तुम्हारे सामने। ऐसा ही क्विज तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा अगर तुम किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो। वहां अगर कद्दू जैसा मुंह बना करके इस क्विज को छोड़ के आओगे तो वो इसलिए छोड़ के आ रहे हो क्योंकि तुम आज यहां पे फोकस देने के लिए रेडी नहीं हो। ये बात कड़वी लग सकती है बट इज द रियलिटी। अगर आप फोकस देने को तैयार है ना, तो ना केवल यहां बल्कि एग्जाम में भी आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करेंगे। 4 में से कम 3 तो सही करके आएंगे। हर टॉपर यही करता है। कोशिश करें, अपने आप को मोटिवेट रखें, पूरी वीडियो को फोकस से देखें। नहीं होगा ना सॉल्व, लास्ट में मैं लाइव करवाऊंगा 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ। शुरू करेंगे अपनी वीडियो को। आज का आपको ज्ञान मिल गया है ऑलरेडी। फोकस की जरूरत है अगर जिंदगी में तो लेकर के आओ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कुड हैव इन योर लाइफ। शुरू करते हैं। इस क्विज को अटेम्प्ट कर लेना जरूर कमेंट सेक्शन में, लास्ट में लाइव सॉल्व करवाऊंगा। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कह रहे स्टार स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है दर्जा, लेवल, और स्टार का मतलब होता है सितारा। कह रहे सितारे का दर्जा किसको मिला, क्या मिला, यह हमें नहीं मालूम। सितारे के दर्जे की बात कर रहा है, स्टार स्टेटस की बात कर रहा है। कह रहा ऑन इलेक्शन कमीशन पावर्स। बात कर रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन की ताकतों की, उसकी पावर्स की। ज्यादा इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं ताकि अपने को पता लगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ECI's power to ensure a clean campaign should not be unduly abridged। कह रहा है ECI की जो पावर है ना, इलेक्शन कमीशन की जो ताकत है इंश्योर करने की, पक्का करने की। इंश्योर का मतलब क्या होता है? पक्का करना। और किसको भाई? एक क्लीन से कैंपेन को, साफ साफ चुनाव अभियान को, जिसमें ज्यादा गड़बड़ी ना हो, है ना, क्लीन कैंपेन हो। कह रहा है ऐसा इंश्योर करने की जो पावर है ना ECI की, इसको नहीं किया जाना चाहिए। और क्या नहीं किया जाना चाहिए? इसमें काट छांट नहीं की जानी चाहिए। अब्रीज करना मतलब किसी चीज को काट छांट के छोटा कर देना। तो ECI की पावर को आप काट छांट के छोटा ना करें। इसके पास पावर्स बहुत सारी हैं, उनको रहने दे ECI के पास। अब देखते हैं सेंटेंस में देखने वाली चीज, अब्रीज वर्ड को देखते हैं। देखो, अब्रीज वर्ड बना है ब्रिज नाम की इस नाउन से। अब्रीज एक वर्ब होती है ना। ब्रिज का काम क्या होता है भाई? ये नदी है, तुम्हें इसको पार करना है। नदी में डूब जाओगे, क्या करोगे? इस नदी में डूबने की बजाय आप ऊपर से कहीं से जाओगे जहां नदी खत्म हो गई। अब देखो कितना लंबा काम हो गया। अगर इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना दे अपने, तो आपकी डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस छोटी हो जाएगी। अब्रीज का यही काम होता है, डिस्टेंस को, ब्रिज का यही काम होता है डिस्टेंसेस को छोटा करना। वहां से हमने एक वर्ब बना दी इसके आगे अ लगा के। अब्रीज करने का मतलब क्या होता है? छोटा करना किसी चीज को, कर्टेल करना, ट्रंकेट करना, शॉर्टन करना। समझ गए ना? जिंदगी भर याद रहना चाहिए वर्ड। अब्रीज बना है ब्रिज नाम के नाउन से। ब्रिज का मतलब होता है चीजों को छोटा करने वाला। अब्रीज मतलब चीजों को छोटा कर देना, कर्टेल करना, शॉर्टन करना, ट्रंकेट करना। तो ECI की पावर्स को हमें अब्रीज नहीं करना है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूं। हुआ क्या है कि MP के जो चीफ मिनिस्टर है ना, और कौन से पुराने वाले, क्या नाम है उनका? कमलनाथ। इन्होंने कुछ कह दिया बीजेपी की एक महिला नेता को। अब इससे क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन हो गया नाराज। इसने कमलनाथ का स्टार स्टेटस उससे छीन लिया। अब इससे होगा क्या? स्टार स्टेटस जिस आदमी से आप छीन लेते हो ना, उस आदमी का चुनाव में जो खर्चा होता है, उससे उस आदमी की पर्सनल जो लिमिट है ना खर्चे की, उसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर आप एक स्टार स्टेटस के नेता हैं, आपके चुनाव में आपके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, आप हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, वो खर्चे को आपकी लिमिट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि
आप एक स्टार स्टेटस के नेता हैं, है ना। तो कोई भी पार्टी अपना स्टार स्टेटस का नेता चुनती है जिससे वो सबसे ज्यादा प्रचार करवाएगी और उसकी चुनावी खर्चे की लिमिट के अंदर वो खर्चा नहीं आएगा। मतलब वो करोड़ों का प्रचार भी कर सकता है, उसकी लिमिट जो लाखों की है उससे बढ़ करके। अब कमलनाथ का जब स्टार स्टेटस उससे छीन लिया गया, अब उससे हुआ क्या, कमलनाथ को 40-50 लाख की लिमिट में ही अपना चुनाव का अभियान पूरा करना है। इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। यह मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भाई चुनाव आयोग तुम्हारे पास तो कोई ऐसी पावर थी नहीं, कैसे तुमने कमलनाथ का स्टार स्टेटस उससे छीन लिया। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात सही है, लेकिन ईसीआई इलेक्शन कमीशन ही एक ऐसा आयोग है अपने देश में जो कि इन चीजों की वॉच करता है। अगर कमलनाथ ने कोई गलत बात की है ना तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी से है चाहे कांग्रेस से है। एडिटोरियल ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की पावर्स को ज्यादा कांट-छांट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक निष्पक्ष और फेयर इलेक्शंस हैं वो काम करवाना है जो है इलेक्शन कमीशन का काम। तो कुल मिलाकर के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दे रहा है, सजेस्टिव इसकी टोन है, ठीक है ना। आज की टोन होगी सजेस्टिव। शुरू करेंगे, बट बिफोर वी बिगिन, जो लोग चैनल पे नए आए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है शुरू कहां से करें, आप शुरू करेंगे चैनल के होम पेज से और कहां जाएंगे, इस प्लेलिस्ट के ऊपर। देखो ये होम पेज है, होम पे जाएं और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी। आपके हर सवाल का जवाब, हर मर्ज की दवा इस ग्रामर प्लेलिस्ट में है। 28 वीडियोस को जितना जल्दी पूरा करोगे उतना जल्दी इंग्लिश में अपनी स्ट्रगल को कम करोगे। शुरू करें इस प्लेलिस्ट को आज ही। इसी के नीचे मेंबर ओनली वीडियोस हैं जिसमें आपको एसएससी और बैंक्स में स्कोर को बूस्ट करने के लिए मैं एक्सरसाइजेस और ट्रिक्स देता हूं। इन वीडियोस को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करें, प्रेस करते ही इंट्रो वीडियो को प्ले करेंगे ताकि आपको पता लगे इनमें आपको क्या मिलता है और कैसे ज्वाइन करना है ना। ज्वाइन द कोर्स टुडे। अगर आपने पूरी ग्रामर सीरीज देख ली है, इसके बाद ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। कह द कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन द रेवोकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ as a star campaigner for the Congress brings to the fore the power of Election Commission of India and its role in ensuring a clean campaign। देखिए ये सेंटेंस आपको बहुत ही डराने वाला होगा, है ना भाई, बड़े बड़े वर्ड्स आए हैं, इतना लंबा सेंटेंस है, पर बहुत सिंपल सेंटेंस है, मेरी अप्रोच से चलो। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है, स्टे का मतलब क्या होता है, कहीं पे रुकना या किसी चीज को रोकना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, स्टे लगाया है ना, और किस पे लगाया भाई, रेवोकेशन पे, कैंसलेशन पे। रेवोकेशन मतलब किसी चीज का कैंसलेशन, तो कैंसलेशन पे जो स्टे आया है ना। अब देखो कैंसलेशन किसका, वो भी बता रहे, स्टेटस का पुराने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का। अच्छा कौन सा स्टेटस, स्टेटस था एज स्टार कैंपेनर। अच्छा किसके लिए, फॉर द कांग्रेस पार्टी के लिए। कह रहा है ये जो स्टे है ना, अब इसकी वर्ब आ गई ब्रिंग्स। कह रहा है ये जो स्टे है ये लेकर क्या आता है, अच्छा किसको, कहां, पहले तो ये लाता है टू द फोर, आगे, टू द फोर मतलब फोर फ्रंट में, सबसे आगे। तो कह रहे सामने लाता है, और किसको लाता है, पावर को लाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताकतों को और इसके रोल को, इसकी भूमिका को, और किसके अंदर, इंश्योर करने में, पक्का करने में एक क्लीन कैंपेन को। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे इस आदमी के रेवोकेशन पे स्टार एज ए स्टार कैंपेनर जो कि कांग्रेस का है, ये स्टे लेकर के आता है हमारे सबके सामने टू द फोर, इलेक्शन कमीशन की पावर्स को और इसकी भूमिका को एक साफ साफ चुनाव अभियान को इंश्योर करने में। अब हिंदी में देखो कितना सिंपल है ना। पकड़ना क्या था, स्टे और उसकी वर्ब ब्रिंग्स। सच बता रहा हूं मैं, 90% यही खेलता है सेंटेंस के अंदर, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाओ। अब आ जाओ वर्ड्स देखने वाले। रेवोकेशन होता है कैंसलेशन, रिपील, एब्रोगेशन। ये एब्रोगेशन वर्ड धारा 370 जब बढ़ी थी तब आपने बहुत बार सुना होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 370 का कैंसलेशन, है ना। तो रेवोकेशन, कैंसलेशन, रिपील और एब्रोगेशन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फोर आप जानते हैं सामने, फोर फ्रंट एक वर्ड भी होता है, फोर मतलब सबके सामने, टू द फोर, और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े appeared convinced that the ECI has no such power and ordered a stay on its order। कह रहे ये जो चीफ जस्टिस साहब है अपने बोबड़े साहब, इन्होंने अपीयर हो गए, और कैसे अपीयर हुए, बिल्कुल कन्विंस्ड, ये एकदम सही जो है ना, कन्विंस होकर के सबको दिखे। अच्छा किस बात पे, वो बात ये थी दैट ये
कि जो ईसीआई है ना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी का स्टार कैंपेन का जो है ना लेवल जो है उससे ले ले। तो कह रहे इन्होंने कन्विंस हो गए कि कोई भी ऐसी पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और इन्हीं को चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर भी कर दिया एक स्टे को, रोक को इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे। तो पहले ईसीआई ने ऑर्डर निकाला कि कमलनाथ इज नो मोर द स्टार कैंपेनर फॉर कांग्रेस पार्टी। बाद में जस्टिस साहब ने निकाला ऑर्डर कि भाई ईसीआई कोई पावर तुम्हारे पास ऐसी नहीं है, तुम्हारे ऑर्डर पे मैं स्टे लगाता हूं, तुम्हारे ऑर्डर को कैंसिल करता हूं। अब देखने वाली चीज क्या है, जस्टिस की वर्ब है अपीयर्ड, जो कि मैंने गलती से मार्क कर दी कन्विंस। रात में करता हूं उस वक्त थोड़ा सा गलती होने का चांस होता है ना, सोने का वक्त होता है तब। जस्ट मिनट, इसको मैं उड़ा दूं यहां से। कैसे उड़ेगी ये? अभी मैं अपीयर को मार्क कर देता हूं, इसको उड़ाना है बाद में, है ना, डिलीट कर देते हैं। चलो, तो चीफ जस्टिस की वर्ब है अपीयर्ड, ईसीआई की वर्ब है हैज, और देखो चीफ जस्टिस की दूसरी वर्ब है एंड कंजंक्शन के बाद ऑर्डर्ड, है ना, दो वर्ब्स हैं चीफ जस्टिस की। कह रहा मिस्टर नाथ earned the ECI's rebuke after a distasteful personal remark about a BJP woman candidate while campaigning for a by-election to the Madhya Pradesh Assembly recently. कह रहे नाथ साहब ने अर्न कर लिया ईसीआई की रिब्यूक को, ईसीआई की डांट फटकार को। रिब्यूक क्या होती है? कोई डांट आए, फटकार आए, पनिशमेंट आए, रिबफ आए, एडमोनिशन आए, उसको कहते हैं रिब्यूक। तो नाथ साहब को मिली ईसीआई की फटकार, और कब? जब एक कड़वा सा पर्सनल रिमार्क इन्होंने कर दिया एक बीजेपी की महिला कैंडिडेट के खिलाफ। अच्छा, कब किया? कैंपेन करते हुए बाय इलेक्शन के लिए मध्य प्रदेश असेंबली में हाल ही के अंदर रिसेंटली। समझ गए ना? तो इस वजह से ईसीआई ने इनको डांटा कि आपने ऐसे कैसे एक वुमन जो है बीजेपी कैंडिडेट को ऐसा कैसे आपने बोला। रिब्यूक वर्ड के आपने सिनोनिम देख लिए हैं, डांट फटकार के, एडमोनिशन बोल दो, रेप्रीमेंट बोल दो। डिस्टेस्टफुल पे एक बहुत बढ़िया वर्ड बनता है। डिस्टेस्टफुल क्या होता है? हर वो चीज जो कड़वी हो, एक ऐसा पर्सनल रिमार्क जो आपको, मतलब उस रिमार्क को आप दोहराओ, आपका मुंह ही अच्छा ना लगे, आपको आपकी आवाज ही आपको अच्छा ना लगे, ऐसा रिमार्क इन्होंने इस महिला के लिए दिया है ना। तो डिस्टेस्टफुल एक एडजेक्टिव है। इसके लिए अपने पास एक वर्ड है रैंकरस। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एसएससी वालों को बहुत पसंद है, उनमें से एक वर्ड है रैंकरस। अब उठा लेना पिछले पेपर्स को, या तो कई बार रैंकर पूछा होगा या रैंकरस पूछा होगा। रैंकरस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बहुत ही कड़वाहट भरा। रैंकर एक नाउन है, इसका मतलब होता है कड़वाहट। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंपेन जानते हैं ना, चुनाव अभियान कैंपेन कहते हैं उसको। कह द कमीशंस ऑर्डर डेटेड October 30th said it was revoking his status as a leader of political party और स्टार कैंपेनर। कह रहा जो कमीशन का ऑर्डर आया था जिसकी डेट थी 30 अक्टूबर, ये ऑर्डर ऐसा कहता था कि ये ऑर्डर जो है रिवोक कर रहा था, कैंसिल कर रहा था कमलनाथ के स्टेटस को स्टार कैंपेनर के तौर पे या लीडर ऑफ पार्टी के तौर पे। कह रहा सेक्शन 77 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 which relates to a candidate's election expenditure does leave it to the political party itself to decide who its leader are and allows every party to submit a list of such star campaigners to the election authorities। सिंपल सेंटेंस है, डरना मत। कह रहे सेक्शन 77 है ना, और किसका भाई? इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। अच्छा, कौन सा सेक्शन है? जो कि रिलेट टू करता है, संबंधित है, परटेन टू करता है एक कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर से। आपको पता है हमारे देश में कैंडिडेट को एक सीमा मिली हुई है, उसके पार वो खर्चा नहीं कर सकता चुनाव में। तो कह रहा है ये वही सेक्शन 77 के अंदर ही होता है जिसमें खर्चे के ऊपर सीमाएं लगी हुई है। कह रहा है ये जो 77 है ना, सेक्शन 77, ये लीव करता है, छोड़ देता है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर खुद के, कि वो डिसाइड करे कौन इसका लीडर होगा, कौन इसके नेता होंगे। और यही जो सेक्शन 77 है, ये अलाउ करता है हर पार्टी को कि वो सबमिट करे एक लिस्ट को, और किसकी? स्टार कैंपेनर्स की, और किसको? इलेक्शन अथॉरिटीज को। तो ये सेक्शन 77 ये सारे काम करता है, ये बताता है कि कौन आदमी आपका लीडर होगा। पार्टी खुद डिसाइड कर सकती है अपने लीडर को, और उसकी लिस्ट जाकर के इलेक्शन कमीशन को दे सकती है। सब्जेक्ट है 77, वर्ब है इसकी डज लीव, और दूसरी वर्ब है अलाउस। हु की वर्ब है आर, विच की वर्ब है रिलेट्स टू। बस यही आपको पकड़ना था ना। 77 की वर्ब दो आई हैं, पहली डज लीव, दूसरा अलाउस, विच की रिलेट्स टू, और हु की आर। इतना जिसने पकड़ा सेंटेंस उसके लिए बहुत ही इजी। चलो सेंटेंस में देखने वाला ग्रामर कॉन्सेप्ट है।
ये डज लीव क्या है? अजीब सी स्ट्रक्चर है, आपने पहले नहीं देखी होगी। डज लीव बता देता हूं क्या होती है। इसको बोलते हैं एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब। अब देखो क्या होती है, शुरू से समझो इसको। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। ही वॉन्ट्स टू गो विद अस, वो हमारे साथ जाना चाहता है। अब मैंने आपको जैसे ही बोला ना, आपने मुझसे पूछा अरे क्या सच में जाना चाहता है? आपने बोला ही वॉन्ट्स टू गो विद अस, फिर आपने फिर पूछ लिया सच में जाएगा क्या? तो आपने अब जोर देना है उसको, इस बात को जिसको 2 बार ऑलरेडी कह चुके हो, अब पूरे जोर से बताना चाहते हो आप, तो या तो चिल्ला लो या एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लो। अब देखो कैसे करोगे, आप लिखोगे यस यस ही डज वांट टू गो विद अस। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब अंदर रहती है, बाहर नहीं आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ आती है, आपको पता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल लो तो एक मूड बन जाता है, जिसको एम्फेटिक मूड कहते हैं। एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स इनको बोला जाता है। अब यहां पे डज जो है ना, इसका ग्रामेटिकली कोई काम नहीं है, लेकिन ये एम्फोसिस डालने के लिए यूज हुई है, इसको एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। समझ गए ना? ध्यान ये देना, एस निकल जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है तो पीछे का एस निकल जाता है, ये आपको पता होगा अच्छे से। ऐसे ही पास में भी होगा। एवरीवन इग्नोर्ड द पुअर मैन एंड लेफ्ट हिम टू डाई बाय द रोड साइड। सबने इग्नोर किया गरीब आदमी को और छोड़ दिया उसको मरने के लिए सड़क के किनारे। ऐसा होता है ना? अब इसको क्या करेंगे? अपने एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। मैं क्या बनाऊंगा? एवरीवन डिड इग्नोर, पीछे का डी निकल जाएगा, पता है आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई तो सिर्फ बेयर इंफिनिटिव बचेगा, है ना? एवरीवन डिड इग्नोर द पुअर मैन। अब यहां भी बना सकते हो एंड डिड लीव हिम, लेफ्ट को निकाल के फर्स्ट फॉर्म लीव, डिड लीव हिम टू डाई बाय द रोड साइड। तो यहां पे ये वाली डिड और यहां पे ये वाली डिड दोनों ही एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब किसी का सवाल ये आएगा सर इसमें दोनों को बनाना था क्या? अरे बनाना कुछ नहीं है, कहीं बना हो तो तुम्हें पता हो वो बना क्या हुआ है। हो सकता है वो यहां बनाए यहां ना बनाए, हो सकता है वो यहां बनाए और यहां ना बनाए, पर जहां बन जाए बनी हो वहां पे तुम्हें पता हो कि क्यों बनी हुई है ना? बनाना कुछ नहीं होता इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स आज के क्विज का भी पार्ट है। चलो हाँ, कह रहा हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट द स्टार कैंपेनर स्टेटस कम्स विद ए क्लियर प्रिविलेज। कह रहा हालांकि इस चीज को नोट करना है आपको कि स्टार स्टेटस कैंपेनर जो स्टेटस है ना, वो एक प्रिविलेज के साथ आता है, उसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज या बेनिफिट होता है। तो खाली आपका नाम नहीं आएगा अखबारों में कि आप स्टार कैंपेनर हो कांग्रेस के बीजेपी के, नहीं, उसके साथ में आपको एक एडवांटेज भी मिलेगी। अब वो प्रिविलेज क्या है वो बताएगा। कह रहे द एक्सपेंडिचर incurred on the campaign done by those from the list of star campaigners is not included in the expenditure of the candidate concerned। करे जो एक्सपेंडिचर है जो इनकर होता है कैंपेन पे, अभियान पे, और किसके द्वारा? जो अभियान डन होता है उन लोगों के द्वारा, और कहां से? जो इस लिस्ट में है। और लिस्ट कौन सी है? स्टार कैंपेनर्स की। कह रहे ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये इंक्लूड नहीं होता उस खर्चे में जो उस कैंडिडेट कंसर्न का होता है, जो उस खास कैंडिडेट का होता है। मान लो कमलनाथ ने 80 करोड़ का खर्चा कर दिया, हेलीकॉप्टरों से घुमा पूरे के पूरे जो है एमपी के अंदर। मान लो एग्जांपल के लिए कमलनाथ की लिमिट है 40 लाख, खर्चा कर दिया 80 करोड़। अब इस पे 80 करोड़ का खर्चा अप्लाई नहीं होगा अगर कमलनाथ जी का नाम स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में है। तो हर पार्टी को चुनने का मौका मिलता है, 1-2 स्टार कैंपेनर आप चुन लो और वो कितना मर्जी खर्चा करें ताकि आपकी पार्टी की हर जगह पहुंचो। तो अब कमलनाथ से दर्जा ले लिया गया है, अब वो 30-40 लाख में उनको अपना चुनाव लड़ना पड़ेगा। देख लिए सारे वर्ड्स, आ जाओ इसमें ग्रामर रूल है ना। सेंटेंस सिंपल है, ग्रामर रूल टेढ़े हैं। 2 हैं, पहले सिंपल वाला बताता हूं, ठीक है। एक काम करो, 2 क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चन में मुझे बताओ कब कहां कैसे किसको लगाओगे। चलो, ही इज टॉलरेंट ऑफ देम या दोज हु डिसएग्री विद हिम। ये रूल बहुत सिंपल है। ये रूल सीधा सीधा क्या कहता है? ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस का देम भी है और दोज भी है, लेकिन देम तब लगेगा जब इसके बाद में कोई एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज ना हो, और दोज तब लगेगा जब इसके बाद में कोई एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज हो। ही इज टॉलरेंट ऑफ देम गलत हो जाएगा, यहां पे हु डिसएग्री विद हिम के वजह से हम लगाएंगे दोज को। तो ही इज टॉलरेंट ऑफ दोज
हु डिसएग्री विद हिम। क्लियर। अगर मान लो इस सेंटेंस के अंदर अभी के अभी मैं इसको निकाल दूं, अब बताओ क्या लगेगा, ही इज टॉलरेंट ऑफ देम। समझ गए ना। अगर एडजेक्टिव क्लोज पीछे ना हो तब तो तुम्हें देम लगाना है, अगर एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज हो, इस देम के बारे में बताने वाला कोई भी चीज आगे हो, है ना, कोई भी पार्टिसिपल हो, तब आपको इस देम को बदल देना है दोज में। अब दूसरा देखो, टू लिव इन द हार्ट्स ऑफ दोज या देम लेफ्ट बिहाइंड इज नॉट टू डाई। उन लोगों के हार्ट्स में जीना जो पीछे रह गए हैं, कह रहा है वो मरने जैसा नहीं है। अगर आप मर भी गए हो, किसी के हार्ट में जी रहे हो, एक्चुअली यू हैव नॉट डाइड, आप अभी भी जिंदा है ना। अच्छी लाइन है। अब देखो, टू लिव इन द हार्ट्स ऑफ देम या दोज, भाई दोज, क्योंकि दोज के बारे में एक एडजेक्टिव फ्रेज आया है, भाई वो लोग जिनके जो लेफ्ट बिहाइंड है, जो पीछे रह गए हैं ना, जो अभी तक जिंदा है, तो दोज आएगा इस लेफ्ट बिहाइंड की वजह से। अगर लेफ्ट बिहाइंड को मैं निकाल दूं तो क्या आएगा मेरे भाई, इस केस में आएगा देम। टू लिव इन द हार्ट ऑफ देम इज नॉट टू डाई, है ना, लेफ्ट बिहाइंड को निकाल दूं तो दोज की जगह आएगा देम। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा ग्रामर रूल। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, ये भी मैंने करवाया शायद 2-3 बार, पर बहुत दिन हो गए करवाए हुए। 3 सेंटेंस है, तीनों में पूरा दिमाग के घोड़े दौड़ा दो, मुझे बताओ किस सेंटेंस में क्या एरर है। आराम से वीडियो को पॉज करके देखना है ना, एरर को ढूंढना पहले। अब देखो रूल दिखा रहा हूं तुम्हें, ये है तुम्हारा रूल। कुछ एडजेक्टिव्स अपना मीनिंग अपनी पोजीशन से चेंज कर लेते हैं। पोजीशन क्या होती है एडजेक्टिव की, नाउन की अगल बगल। अगर नाउन से पहले आ जाएं तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, अगर नाउन के बाद आ जाएं तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव। ये उनके लिए जिनको थोड़ा टेक्निकल जाना होता है ना। नाउन से पहले अगर पोजीशन आ जाए तो उसके अंदर कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, और नाउन के बाद कंसर्न आ जाए उसका मतलब होता है रिलेटेड। जैसे fearing the spread of corona, the parents concerned met with the principal solution for a solution कर देता हूं मैं यहां पे ना, principal for a solution। कोरोना के फैलाव से जो है फियर करते हुए जो पेरेंट्स थे, चिंतित पेरेंट्स, वो मिले प्रिंसिपल से एक सॉल्यूशन के लिए। कंसर्न कहां है, पेरेंट्स के बाद। अगर कंसर्न नाउन के बाद आएगा, कंसर्न आफ्टर में आएगा, तो इसका मतलब होगा रिलेटेड। भाई वो वाले पेरेंट प्रिंसिपल से मिले जो कि रिलेटेड थे। अरे मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स ऐसे कोई होते हैं क्या, ये तो हमारे सगे पेरेंट्स हैं, ये हमारे पराये पेरेंट्स हैं, ऐसा कभी होता है क्या। पेरेंट्स आपके चिंतित थे, है ना, एंक्शियस थे, तो इस कंसर्न की पोजीशन गलत है। अब इसका क्या करें, इसको यहां से उठाओ और पेरेंट से पहले रख दो। Fearing the spread of corona, the concerned parents met the principal for a solution। परेशान पेरेंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल से मिले एक सॉल्यूशन के लिए। समझ गए ना। अगर पेरेंट्स के बाद कंसर्न आता तो उसका मतलब होता है रिलेटेड पेरेंट्स। भाई रिलेटेड पेरेंट्स की बात नहीं हो रही, हम तो अब चिंतित पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। अगला देखो, द इन्वॉल्व पार्टी शैल अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी इन्वॉल्व है उनको अबाइड बाय करना है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स से। अब इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, अगर बाद में लगे तब होता है वो इन्वॉल्व, अगर पहले लगे तो उसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो पहले लगने की वजह से पार्टीज के, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही पेचीदा पार्टियां, उनको अवॉइड करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से। समझ गए ना, पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। तो यहां पे इन्वॉल्व की जगह गलत हो गई है, उठाओ और पार्टीज के बाद डाल दो। अब हो गया वो पार्टियां जो इन्वॉल्व हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से अवॉइड बाय करना है। समझ गए ना, पहले इन्वॉल्व आएगा तो पेचीदा, बाद में आएगा तो इन्वॉल्व मतलब किसी चीज से इन्वॉल्व करने वाला। वैसे ही प्रेजेंट है, द प्रेजेंट मैन इन द कोर्ट वॉज अ लॉयर। हाजिर आदमी जो कोर्ट में था वो एक लॉयर था, ठीक है ना। पर प्रेजेंट जब पहले आता है ना उसका मतलब होता है हाल वाला, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो। अब ये आदमी वास्तव में हाजिर था कोर्ट में, हाल वाला आदमी नहीं था, तो प्रेजेंट की सिचुएशन जो है यहां से गलत हो जाएगी, चेंज करनी पड़ेगी हमें इसकी पोजीशन। हम कर देंगे इसको बाद में। द मैन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज ए लॉयर। वो आदमी जो प्रेजेंट था कोर्ट में वो एक लॉयर था। प्रेजेंट जब बाद में आता है उसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन अ प्लेस, पहले आता है इसका मतलब होता है करंट, है ना, हाल वाला। समझ गए होंगे। वैसे लेट होता है, लेट अगर पहले आ जाए, माई लेट ग्रैंड मदर, मेरी जो मृत दादी है ना, लेट ग्रैंड मदर। अगर लेट बाद में आए, ही वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट, तो ट्रेन अब मृत नहीं है, ट्रेन डिलेड है। बाद में आए तो देरी से, पहले आए तो मरा हुआ। कूल कॉन्सेप्ट है ये एडजेक्टिव्स का। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में ये भी यूज होगा। करें इन इफेक्ट एन ऑर्डर ऑफ द ECI रिवॉकिंग द स्टार स्टेटस इज एक्चुअली
अ विड्रॉल ऑफ द राइट टू कैंपेन विदाउट इनकरिंग इलेक्ट्रल एक्सपेंडिचर ऑन कैंडिडेट्स अकाउंट। कह रहे अगर असर देखा जाए, इन इफेक्ट अगर इसका असर देखा जाए तो जो ऑर्डर है ना ईसीआई का, और कौन सा ऑर्डर, रिवोक करने वाला, कैंसिल करने वाला स्टार स्टेटस को, कह रहे वो एक्चुअल में है, इज एक्चुअली, और क्या है, एक विड्रॉल है, एक कैंसिलेशन है उस हक का, उस राइट का जो है कैंपेनिंग करने का, और कैसे, बिना खर्चा किए इलेक्ट्रल एक्सपेंडिचर का, और किस पे, कैंडिडेट के अकाउंट पे। तो जैसे ही इसने रिवोक किया ना स्टेटस को, एक्चुअल में कमलनाथ का सारा खर्चा कमलनाथ के अकाउंट पे पड़ गया। तो उसके इस हक को, कमलनाथ के हक को विड्रॉ कर लिया गया है कि आप एज ए स्टार कैंपेनर खूब सारा खर्चा करो। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस था, कैंडिडेट्स के आगे ये एस के आगे कॉमा क्यों लगा है? चलो आज आप मुझे बताओ। मैंने तो आपको बताया और आपको पता भी होना चाहिए। 3-4 वर्ड्स में लिख के बता देना कमेंट सेक्शन में ये अपोस्ट्रोफी का यहाँ पे क्या यूज है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इट स्टैंड्स टू रीजन दैट द ECI in exercise of its general and plenary power of control and direction over elections ought to have the power to revoke the status of a campaigner if there is an apparent breach of campaign norms or the model code of conduct। लंबे लंबे सेंटेंस बिल्कुल बच्चों वाले। कह रहा इट स्टैंड्स, ये ऐसा स्टैंड होता है, और टू रीजन, क्या, रीजन करने के लिए। रीजन मतलब रीजन करना, किसी चीज में लॉजिक लगाना। इस स्टैंड्स टू रीजन का मतलब क्या है, ऐसा लॉजिक लगाया जा सकता है, ऐसा लॉजिक इस पे अप्लाई होता है। अब क्या लॉजिक अप्लाई होता है, दैट वो ये कि जो ECI है एक्सरसाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए इसकी जनरल और इसकी होल पावर्स का, प्लेनरी मतलब कंप्लीट और एब्सोल्यूट या होल। तो कह रहा है ECI जो है ना, इलेक्शन कमीशन जो है, एक्सरसाइज करते हुए अपनी जनरल वाली और कंप्लीट पावर्स का, और पावर है कंट्रोल की और डायरेक्शन की, और किसके ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर। कह रहे इस ECI को ना और टू हैव, ऐसा करना ही चाहिए था। और क्या करना चाहिए था, क्या रखना चाहिए था इसको, उन पावर्स को जो है रिवोक करने की स्टेटस को एक कैंपेनर के, अगर वहां पे कोई अपरेंट, कोई खुला हुआ ब्रीच है कैंपेन नॉर्म्स का और मॉडल और कोड ऑफ कंडक्ट का। तो कह रहे ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, ECI के पास ये पावर्स होनी चाहिए, ECI ऑट टू हैव, कि वो किसी का भी स्टार कैंपेनर का दर्जा छीन ले अगर वो आदमी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करता है या कैंपेन नॉर्म्स में गाली गलौज करता है ना, ऐसे कुछ गलत काम करता है। समझ गए सेंटेंस को। प्लेनरी मतलब होता है होल, कंप्लीट, एब्सोल्यूट। कल किसी ने लिखा कमेंट सेक्शन में, सर ये द हिंदू वाला हमेशा बीजेपी के खिलाफ क्यों लिखता है। अब मेरा आपसे सवाल है, आज कांग्रेस के खिलाफ कैसे लिख दिया? अपने दिमाग को बड़ा करो। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब शायद आप द हिंदू नहीं पढ़ते थे, तब ये कांग्रेस के खिलाफ लिखता था। मीडिया का काम होता है सरकार की आलोचना करना, गलत नीतियों की, और पब्लिक को आगाह करना। अगर मीडिया सरकार की प्रशंसा करने लग जाएगा ना, तो सरकार का स्पोक्स पर्सन बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। मीडिया का काम यही होता है, गलत नीतियों को सबके सामने अपने पेन के जरिए लाया जाए, है ना। तो आज ये कांग्रेस ही गलत नीतियों को आगे ला रहा है। कह आफ्टर ऑल, सब चीजों के बाद, द स्टार स्टेटस इंश्योर्स दैट सम लीडर्स कैन चार्टर हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रेवल एक्सटेंसिवली to cover more territory and constituencies without breaching any individual candidates expanding limit। कह रहे सब चीजों के बाद, आफ्टर ऑल, कह रहे जो स्टार स्टेटस है ना, ये इंश्योर करता है कि कुछ लीडर चार्टर कर सकते हैं हेलीकॉप्टर को। चार्टर का मतलब क्या होता है, किराए पे लेना। कुछ लीडर्स किराए पे हेलीकॉप्टर लेके घूम सकते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं सब तरफ एक्सटेंसिवली, ताकि वो कवर कर पाए ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को और चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी को। और कैसे, बिना ब्रीच किए हुए किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट की स्पेंडिंग लिमिट को। मान लो पूरा MP कवर करना है आपको, तो बस से कवर करना पड़ेगा 40 लाख की लिमिट में, तो है ना, ट्रेन से कवर करना पड़ेगा। तो स्टार स्टेटस इसीलिए दिया जाता है कि आपका जो सबसे बड़ा जो स्टार लीडर है ना, उसको आप पूरे MP में हेलीकॉप्टर में घुमा सको, चार्टर कर सके वो हेलीकॉप्टर को और घूम सके। समझ गए सेंटेंस को। चार्टर वर्ड को नोट कर लेना, खबरी पे ले लूंगा इसको। बाय द वे, खबरी भी हमने एक नई सीरीज शुरू किया शाम से। वो जो ग्रामर रूल वाली सीरीज थी यूट्यूब वाली, वो मैं खबरी पे शुरू कर रहा हूँ। 2 मिनट 3 मिनट में रोज एक बढ़िया सा प्यारा सा ग्रामर रूल आपको शाम को मिलेगा। आज पार्ट नंबर 1 है, शाम में जरूर से चेकआउट करें, है ना। चार्टर का मतलब होता है किसी को सर्विस को कॉन्ट्रैक्ट पे लेना। आपने वर्ड सुना होगा चार्टर प्लेन। इसका मतलब क्या होता है, जब आप एक प्लेन को किराए पे ले लेते हो, सारे उस पर कोई नहीं होता, सिर्फ आप होगे, है ना। आप बोलोगे भाई मुझे यहां से वहां तक उड़ा के लेके जा,
तो वो आपका एक चार्टर प्लेन है, आपने किराए पे एक प्लेन लिया है अपना पर्सनल। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द ECI हैज साइटेड द क्लॉज इन द MCC दैट बार्स कैंडिडेट्स फ्रॉम रिसोर्टिंग टू क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्राइवेट लाइफ नॉट कनेक्टेड विद द पब्लिक एक्टिविटीज ऑफ अदर लीडर्स एंड पार्टी वर्कर्स। कह रहा है ECI ने साइट किया, ECI ने हवाला दिया है उस क्लोज का, उस नियम का जो कि है MCC में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, आचार संहिता में। अच्छा कौन सा क्लोज है? ये वो वाला क्लोज है जो बार करती है कैंडिडेट को, और कहां से? रिसोर्ट टू करने से, सहारा लेने से। अच्छा किसका? क्रिटिसिज्म का, आलोचना का। अच्छा किसकी आलोचना? सभी एस्पेक्ट्स की, सभी पहलुओं की, किसी की प्राइवेट लाइफ के, है ना, और जो कि नहीं कनेक्टेड हो उसकी पब्लिक एक्टिविटीज से, है ना। आप मेरी प्राइवेट लाइफ पे कुछ नहीं बोल सकते, चाहे आप कितने भी बड़े नेता हो, चाहे हम कितनी भी बड़ी जंग में हो, चुनावी मैदान में, आप प्राइवेट लाइफ नहीं, मेरी पब्लिक लाइफ के बारे में जो बोलना बोलो। तो कह रहे ECI ने इसी को साइड किया है कि भाई हमारा MCC कहता है किसी की प्राइवेट लाइफ पे आप कमेंट नहीं कर सकते हो। अच्छा किसकी प्राइवेट लाइफ है ये? अदर लीडर्स, दूसरे नेताओं की, और पार्टी वर्कर्स, पार्टी के कार्यकर्ताओं की। तो अब ये ECI का पूरा ना रैशनल बता रहा है क्या लॉजिक से कमलनाथ को ECI ने स्टार स्टेटस उससे जो है वापस खींचा था। अब इसमें देखने वाला वर्ड देख लेना, रिसोर्ट टू। इसके मतलब होते हैं किसी चीज पे उतर आना या किसी चीज का सहारा लेना। जैसे द पुलिस रिसोर्टेड टू बीट द प्रोटेस्टर्स, पुलिस उतर आई प्रोटेस्टर्स को बीट करने पे। सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसमें गलती क्या है? ये जो टू है ना मेरे भाई, ये प्रेपोजिशन है, ये अपने बाद लेगी या तो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब की ING फॉर्म जेरेंट। अब बीट कोई नाउन तो है नहीं, यहां पे बीटिंग बनाना पड़ेगा, इसका जेरेंट बनाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा द पुलिस रिसोर्टेड टू बीटिंग द प्रोटेस्टर्स, ठीक है ना, बीटिंग द प्रोटेस्टर्स। वैसे ही द पुलिस रिसोर्टेड टू वायलेंस, पुलिस उतर आई हिंसा पे। अब आप क्या करोगे? वायलेंस के आगे ING लगाओगे। यही करना आपने, मुझे पता है कई लोग करेंगे ऐसा, है ना। अरे मेरे भाई वायलेंस एक नाउन है, पुलिस हिंसा पे उतर आई है, अगर नाउन पड़ गया तो ING क्यों घुसाते हो उसके? ING तब लगानी है जब वर्ब पड़ी हो। बीट मतलब मारना, समझ गए मेरी बात को? पुलिस मारने पे उतरी थी इसलिए वर्ब की ING फॉर्म लगाई है। यहां पे पुलिस वायलेंस नाम के नाउन पे उतरी है, हिंसा तो खुद ही एक नाउन है, इसकी कोई ING फॉर्म नहीं होती। तो वैसे ही यहां पे रिसोर्टिंग टू क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है, अगर क्रिटिसाइज लिखा होता ना तो मैं लिखता क्रिटिसाइजिंग, वर्ब की ING फॉर्म बना देता। आगे बढ़े। कह रहा इवन दो द मॉडल कोड इज नॉट स्टैट्यूटरी इट हैज बीन जनरली रिकॉग्नाइज्ड दैट द इलेक्शन वॉचडॉग शुड हैव सम मीन्स ऑफ एनफोर्सिंग इट नॉर्म्स। कह रहे यहां तक की, इवन यहां तक की दो, हालांकि जो मॉडल कोड है, जो आचार संहिता है, वो वैधानिक नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है। स्टैट्यूटरी हर वो चीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूं समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा अभिन्न हिस्सा हो, है ना। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहां तक कि जबकि कह रहे नहीं होने के बावजूद है ना, जनरल तौर पे पहचान लिया गया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि ये जो इलेक्शन वॉचडॉग है, इलेक्शन कमिश्नर है, इसके पास होना चाहिए कुछ मीन्स, कुछ जरिए एनफोर्स करने के इसकी नॉर्म्स को, इसके कानूनों को। तो चाहे ना हो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, लेकिन फिर भी सब यही मानते हैं कि इसी के पास इस मॉडल कोड में बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए। वॉच डॉग होता है जो डॉग वॉच करे, मतलब कि निगरानी करने वाला कुत्ता। तो हमारे देश की सब एजेंसीज को हम वॉच डॉग बोलते हैं, जो निगरानी करती हैं, जैसे कि EC, जैसे कि CAG जिसमें मैं जॉब करता हूं, है ना, वॉच डॉग। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी वर्ड आप जान गए ना, वैधानिक को जो कह रहे इन पास ऑर्डर्स द ECI हैज साइटेड द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन लॉज आर एब्सेंट द ECI कैन इन्वोक इट्स रेजिडरी पावर्स टू मीट एन इन्फिनिट वैरायटी ऑफ सिचुएशंस दैट कैन नॉट बी फोरसीन बाय लॉ मेकर्स। कह रहे पास ऑर्डर्स में, पुराने अपने ऑर्डर्स के अंदर ECI ने साइट किया है, ECI हवाला दे चुकी है, और भाई किसका? सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन का। अच्छा कौन सी ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये है कि जब लॉज एब्सेंट होते हैं, जब कोई कानून आपको ना मिले, है ना, लॉ एब्सेंट हो, तो ECI उस वक्त इन्वोक कर सकता है, जगा सकता है अपनी रेजिडरी पावर्स को। तो इसकी सोई हुई रेजिडरी पावर्स, इसकी सोई हुई एक्सेस पावर्स को, है ना, रेजिडरी मतलब जो बची कुची पावर्स हैं, तो कह रहे इसकी सोई हुई बची कुची पावर्स का फायदा उठा सकता है ECI इन्वोक करके। और क्यों? मीट करने के लिए, सामना करने के लिए एक इन्फिनिट वैरायटी ऑफ सिचुएशंस का, बहुत सारी ऐसे हालातों का
जिनको कैन नॉट बी फॉरसीन, जिनको पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती लॉ मेकर्स के द्वारा। तो बहुत सारे लॉज अपने पास हैं चुनाव में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे लॉ मेकर्स ने कुछ ऐसे लॉज नहीं भी बनाए होंगे जो उन्होंने कभी सोचा ही ना हो, है ना, ऐसी उनके दिमाग में कभी आई ना हो। तो जब ऐसा लॉ ना हो ना, तब ईसीआई कहता है कि मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं, मैं इसको यूज कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी यही है, उसके हिसाब से मैं कर सकता हूं। सिंपल सेंटेंस, वर्ड देखने वाला रेजिडरी, जो रेजिडरी हो वो बचा कुचा होता है, एक्सेस होता है, सुपरफ्लुअस होता है। आपकी रेजिडरी पावर्स वो पावर्स हैं जो आपकी मेन पावर्स नहीं है, है ना। मेन पावर्स तो सबको पता है, रेजिडरी पावर्स वो हैं जो आपको लगता है आपकी हैं, एक्सेस के अंदर होंगी, पर वैसे आपकी कहीं लिखी नहीं हुई, है ना। चलो, फोर सीन मतलब पहले से देखना, फोर मतलब पहले, सीन मतलब देखना, फोर सीन मतलब पहले से देखा हुआ। इट इज indeed debatable whether the ECI has been exercising its powers in an even-handed way in recent years। कह रहे यहां तक कि ये भी डिबेटेबल है, इस चीज पे भी अभी बड़ी डिबेट होनी बाकी है या हो रही है कि हाँ के नाम, वेदर हाँ के नाम, जो ECI है वो एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं, ECI इस्तेमाल में ले रहा है या नहीं इसकी पावर्स को एक इवन हैंडेड वे में, उस तरीके में जो अनबायस्ड है, जब दोनों हाथ इवन होंगे आपके, है ना, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, सबको बराबर हाथ से तोलोगे तो आप इवन हैंडेड होगे, है ना। तो हाल के दिनों में ECI रिसेंट ईयर्स में अपनी पावर्स को सही तरीके से निष्पक्ष तौर पे एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, कह रहा है यहां तक कि इस बात पे भी एक डिबेट है। अब इसमें देखने वाला वर्ड आया था इवन हैंडेड, मैंने आपको बता दिया इम्पार्शियल हो, फेयर हो, ऑनेस्ट हो, है ना, एडजेक्टिव है। अब इसका एक सिनोनिम है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, इन दोनों में से एक। आपके सामने एक चैलेंज थ्रो कर रहा हूं मैं, आप मुझे बताओ इवन हैंडेड का जो ये तीनों मीनिंग है इसके, है ना, निष्पक्ष, फेयर, इंपार्शियल, ऑनेस्ट, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में से इसका कौन सा सिनोनिम होगा। चलो, अक्सर जनता इन दोनों वर्ड्स को एक ही वर्ड समझती है, समझना। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जो कि ऐसे फैसला कर रहा हो जज बन के किसी भी पार्टी की तरफ उसका इंटरेस्ट ना हो, मतलब इम्पार्शियल हो, मतलब इवन हैंडेड, इम्पार्शियल, फेयर या ऑनेस्ट हो, इनका सिनोनिम हो, समझ गए ना। व्हेन यू आर डिसइंटरेस्टेड एज ए जज, आप एक इम्पार्शियल जज होते हैं, आपका दोनों पार्टियों में किसी की तरफ इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, अनइंटरेस्टेड क्या होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, आपसे किसी ने बोला चलोगे, आपने बोला आई एम अनइंटरेस्टेड, मेरी जाने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गए ना। किसी काम को ना करने का इरादा होता है आपका अनइंटरेस्ट, और डिसइंटरेस्ट होता है किसी काम को निष्पक्ष होने का आपका जो है ना क्वालिटी, समझ गए होंगे, है ना। दोनों में फर्क है अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में। चलो, ये कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स हैं जिनको आप जनरली एग्जाम में फेस करते हो, बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं, ये मैं आपको खबरी वाली सीरीज में करवाऊंगा। However, it is equally important that the ECI's powers to enforce poll norms and clean campaigns is not unduly abridged। कह रहा हालांकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी इतनी जरूरी है कि ECI की जो पावर है इन्फोर्स करने की, है ना, इंपोज करने की, लगाने की, और किसको, पोल की नॉर्म्स को, चुनाव के नियमों को, और किसको, क्लीन कैंपेन्स को, है ना, साफ चुनाव अभियानों को। कह रहे ये जो पावर है ना, इसको जरूरत से ज्यादा अब्रिज ना किया जाए, एक्सेसिवली इसमें काट छांट ना की जाए। तो कह रहे ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सिंपल था आज का ट्यूटोरियल, अब तो और सिंपल हो गया होगा, है ना। अब आप करो अपना शेयर देने वाला काम और लाइक वाला काम, मैं बढ़ता हूं क्विज की तरफ, है ना। आपके शेयर्स और लाइक से मुझे नहीं पता क्या होता है, जिस वीडियो पे आप शेयर्स और लाइक देते हो ना, वो वीडियो अपने आप 30-40,000 व्यूज ले लेती है। पता नहीं यूट्यूब कैसे काम करता है, पर वो वीडियो बहुत लोगों तक, बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने लगती है अपने आप। अब देखो ये अपना क्विज है आज का। 4 क्वेश्चन है अपने पास, कहां से शुरू करें, सिंपल वाले से करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वर्ड एब्रोगेशन, इनमें से कौन सा एब्रोगेशन से रिलेटेड नहीं है। एब्रोगेशन बताया था मैंने आपको, रेवोकेशन का एक सिनोनिम है, तीनों का मतलब होता है कैंसिल करना, रेवोकेशन का, एब्रोगेशन का, एन्यूलमेंट का, है ना। अब देखो वैलिडेशन, वैलिडेशन होता है किसी चीज को वैलिड करना, कोई चीज जो पक्की नहीं है उसको पक्का बनाना। मतलब मान लो एक लॉ है, एब्रोगेट कर रहे हो तो उस लॉ को आप खत्म कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो तो उस लॉ को आप पक्का कर रहे हो, तो एब्रोगेशन से रिलेटेड है, बट एज एन एंटोनिम। अब देखो बचा क्या, प्लेनरी। प्लेनरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट या फुल, है ना। इसका एब्रोगेशन से
कोई कनेक्शन नहीं है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि ये इसका एंटोनिम है तो कनेक्शन तो है ही ना इसका, अपने को तो नॉट रिलेटेड जानना था, तो नॉट रिलेटेड है इसका एक्चुअल में डी। अब आ जाओ चौथे में, इसमें करनी थी एरर फाइंड। ये है तो लंबा सा पर बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। सेक्शन 77 और 79 कौन से इस एक्ट के जो कि रिलेट करते हैं। अब देखो दो सेक्शंस हैं 77 और 79, है ना, इसलिए विच की वर्ब है रिलेट, दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, मतलब प्लूरल है इसलिए वर्ब भी आपकी प्लूरल। अब आगे ध्यान दो, विच रिलेट टू कैंडिडेट सिलेक्शन एक्सपेंडिचर डज लीव इट टू द पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ। अरे मेरे भाई जब ये प्लूरल है तो डज कैसे आ जाएगा यहाँ पे, एम्फेटिक वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू और पास के लिए हमेशा डिड। आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, डू लीव। समझ गए ना, एम्फेटिक वर्ब की दिक्कत थी, हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो एम्फेटिक वर्ब भी प्लूरल होगी, यहाँ पे डू आएगा ना कि डज आएगा। तो यहाँ पे डू वाली गलती थी, इसको हमने सही कर दिया, ये एरर थी। अब आ जाओ फर्स्ट वाले पे, इस पे मैंने ऑप्शन अपडेट कर दिया, इसमें अप्रोच रखना है ना, अब थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाएगा। अपॉन लूजिंग द केस इन अ लोअर कोर्ट द डैश रिसोर्टेड टू डैश द हाई कोर्ट विद अ फ्रेश प्ली। कोर्ट में केस हारने के बाद अब इस डैश में आएगा या तो कंसर्न पार्टीज या आएगा पार्टीज कंसर्न, है ना, तो पार्टी कंसर्न या कंसर्न पार्टी रिसोर्ट टू कर गई, सारा ले गई डैश करने का, वो डैश हो सकता है अप्रोच, अप्रोचिंग, अपील, है ना, और कहां पे, हाई कोर्ट में एक फ्रेश प्ली के साथ। ध्यान देना यहां पे आएगा कंसर्न पार्टीज या पार्टी कंसर्न। पहले सोचो, कोर्ट में केस हारे हो, जो हारने वाली पार्टी हाई कोर्ट में जाएगी या चिंतित पार्टी हाई कोर्ट में जाएगी। यहां पे आप बोलोगे सर दोनों ही हो सकता है, वो पार्टी जो केस हारी थी वो कंसर्न भी हो सकती है, चिंतित भी हो सकती है, और वो पार्टी जो केस हारी थी वो पार्टी कंसर्न भी हो सकती है, पार्टी रिलेटेड भी हो सकती है। आपकी बात सही है, मैं मान लेता हूं ABCD में फर्स्ट वाला चारों जो ना एप्लीकेबल होगा। अब सेकंड वाले में देखते हैं क्या होगा। रिसोर्टेड टू, अब यहां पे एक नाउन या जीरंड चाहिए, अप्रोचिंग एक जीरंड, अप्रोच एक नाउन, अपील एक नाउन और ये भी अपील एक नाउन। अब क्या करें, नाउन जीरंड चाहिए तो अप्रोचिंग तो जीरंड है, ये भी आ सकता है, अप्रोच नाउन है, ये भी आ सकता है, अपील नाउन है, ये भी आ सकता है। सवाल का जवाब ये है मेरे भाई, अगर अपील, अगर अप्रोच और ये वाली अपील आना होता तो यहां पे लिखा जाता अ। कभी भी कॉमन नाउन, कभी भी कॉमन सिंगुलर नाउन बिना ए या एन के नहीं आता। समझ लो मेरी बात को, आई बॉट कार ऐसा नहीं होता, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार को खरीदा। या तो द लगा के स्पेसिफिक कार बना दो तो अलग बात है, अगर द व नहीं लगा रहे हो ना तो आप क्या करोगे, उसके आगे ए या एन लगाओगे, अगर वो सिंगुलर है काउंट किया जा सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिसोर्टेड टू एन अप्रोच एन अपील, ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा अगर इन नाउन्स को मुझे यहां पे रखना है। अगर आप यहां पे ए एन को नहीं देख रहे हो ना तो मतलब इन नाउन की कोई जगह नहीं है, यहां पे आएगा अप्रोचिंग। अगर अप्रोचिंग आएगा देन सी इज योर आंसर। थोड़ा ट्रिकी था मुझे पता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, आप चेक करना। नाउन से पहले अ वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार वो जो है ना आपका फायदा उठाता है एग्जाम में, इस कॉन्सेप्ट का। समझ गए ना, यहां पे अ ना होने की वजह से, ए या एन ना होने की वजह से अपील, अपील या अप्रोच नहीं आ सकता। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, द लिटिगेशन इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ देम या दोज, है ना, हु हैड डिफॉल्टेड ऑन देयर लोन्स इन द प्रेजेंट सिचुएशन या सिचुएशन प्रेजेंट। ठीक है ना, तो यहां पे आपको डाल देना है इस ब्लैंक में सिचुएशन प्रेजेंट या प्रेजेंट सिचुएशन। अब मुझे बताओ, लिटिगेशन इन्वॉल्व करता है उन सभी को, ऑल ऑफ, आगे क्या आ रहा है भाई, एडजेक्टिव क्लोज आ रहा है, रिलेटिव क्लोज आ रहा है, क्या करूंगा मैं, यहां पे ऑफ के बाद में देम तो आ ही सकता ही नहीं। समझ गए ना, तो आएगा या तो बी या आएगा डी। अब देखो, जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया था उनके लोन्स पे प्रेजेंट सिचुएशन में या सिचुएशन प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिचुएशन मतलब हाल की सिचुएशन, और सिचुएशन प्रेजेंट मतलब जो सिचुएशन अभी हाजिर है आपके सामने। कहने का मतलब क्या है, यहां पे प्रेजेंट जो है ना पहले आना चाहिए, हाल की चीज की बात कर रहे हो, करंट की बात कर रहे हो ना, तो प्रेजेंट सिचुएशन मतलब करंट सिचुएशन, तो यहां पे डी आपका आंसर बनेगा। सिचुएशन प्रेजेंट का मतलब होता है जो सिचुएशन सामने आके तुम्हारे प्रेजेंट हुई है, अब सिचुएशन चल के तो आई नहीं है ना, मतलब यहां पे प्रेजेंट सिचुएशन लगाना है ताकि हाल की सिचुएशन की आप बात कर सके। तो डी इज योर आंसर। मुलाकात लूंगा कल की ऑडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। और शाम को खबरी पे फॉलो करना जरूर से ना भूलें। आज मैं लिंक डाल रहा हूं खबरी ऐप का इन द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट कमेंट में। आप उस लिंक पे क्लिक करें,
और ऐप को डाउनलोड करें, सीधे चैनल पे आएंगे, जरूर से ग्रामर सीरीज को हर रोज फॉलो करना शुरू करें। साइनिंग आउट।